एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस तो प्लीज़ एक बार उनको जाके देख लीजिए, बिकॉज जो सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ पॉलिटी की, वो एक कंटिन्यूस सीरीज और सीक्वेंस है जिसमें हमने डे 1 से अभी तक के हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। इन दी फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी हमने किया था। आज उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्लियामेंट। अब देखिए ये बिल्डिंग कहां पर आपको देखने को मिलती है, पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। तो पार्लियामेंट के अंदर ये जो घर दिख रहा है ना आपको, बहुत बेसिक तरीका है। देखो इस घर के अंदर कुछ हाउसेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो आज इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इसको मैं आने वाले एक सीरीज और मैं आपके साथ लेकर आऊंगी, बिकॉज ये टॉपिक जो है इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक है ना। तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन द कमिंग सीरीज वी विल लिंक दिस टॉपिक विद द करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर्स से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, if you have any doubt in any point, any topic, just ask your doubt in the comment section. Okay, let's start. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट। फर्स्ट मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। देखिए पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेस होते हैं। एक हाउस होता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका लोकसभा, ठीक है। इन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बढ़ाऊंगी ये टॉपिक, अभी बस थोड़ा सा देख लीजिए। लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें आपके दो हाउसेस मिलेंगे जनरली, एक इज लोकसभा, अनदर वन इज राज्यसभा। तो लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस, ये आपका लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अपर हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस हाउस में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो जैसे अभी हमारे न्यूज में चल रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या है, यही वो हाउस है लोअर हाउस जिसके इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। तो लोअर हाउस में जनरली क्या होता है, एवरी 5 ईयर्स में हमारी पूरी लोकसभा हाउस को छोड़ के चली जाती है, फिर आपके नए इलेक्शंस होते हैं और नई लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आपके अंदर हाउस में बैठते हैं, ठीक है। और राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, यहाँ पर हम कभी भी ये हाउस हमारा डिसॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इनका टेन्योर आपका 6 ईयर का होता है, बट एवरी 2 ईयर्स में 1/3 जो है वो आपके रिटायरमेंट लेके आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी किसके इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे लोकसभा के। कितनी बार होते हैं, एवरी 5 ईयर्स के बाद हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। क्लियर। चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल डिस्कस द कंप्लीट पार्लियामेंट टॉपिक विथ यू, कि पार्लियामेंट में कौन हेड होता है, प्रेजेंट में कौन है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा इसमें से आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं है, कह रहा है। तो जो ये असेंबली होती है इसके कुछ सेशंस होते हैं। सेशंस का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे वेदर के भी कुछ सेशंस होते हैं ना, एवरी 3 मंथ्स के बाद हमारा वेदर सेशन चेंज होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सेशंस होते हैं। जैसे देखिए क्या है, स्प्रिंग सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो आपको बताना है मोर देन वन ऑफ इज द करेक्ट। तो कौन सा है जो सेशंस आपके नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको याद करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। बीएमडब्ल्यू, हर किसी का ड्रीम होता है ना बीएमडब्ल्यू लेना है। तो बीएमडब्ल्यू से कैसे याद रखना है, बी से आपका होता है बजट सेशन, ठीक है। बी इज बजट, एम इज मॉनसून, यू कैन सी दिस इज द मॉनसून सेशन, और डब्ल्यू इज विंटर सेशन। तो अब आंसर कर लो कौन सा नहीं होगा। ये रहा आपका विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन है, तो आंसर विल बी स्प्रिंग सेशन। ये आपका सेशन नहीं होता है, इसकी जगह पर कौन सा सेशन होता है, आपका बजट सेशन होता है। याद रहेगा नेक्स्ट टाइम। बीएमडब्ल्यू की 3 सेशन कौन से हैं, चलो देखो। तो स्प्रिंग सेशन की बात करते हैं। एक्चुअल में स्प्रिंग सेशन होता क्या है फिर, ये आपका नॉट ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज है एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर साइकिल ऑफ सेशंस इन दी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया बीएमडब्ल्यू 3 सेशंस होते हैं। द टिपिकल साइकिल ऑफ कंसिस्ट ऑफ दी कौन कौन से, देखिए याद करने का तरीका बताया, बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है अभी मैंने आपको बताया बीएमडब्ल्यू से, ठीक। इट्स डिस्टिंक्ट टाइमिंग एंड लेजिस्लेशन फोकस। तो स्प्रिंग सेशन जो होता है ये डज नॉट कॉरेस्पेंड टू एनी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन दी पार्लियामेंट्री कैलेंडर। तो पार्लियामेंट्री कैलेंडर में कहीं पर भी ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सेशन नहीं है। ये आपका कन्वेंशनली अंडरस्टैंड है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट से। दस वाइल द बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ये जो 3 हैं
ये आपके डेडिकेटेड टाइम्स होती हैं फॉर द असेंबली के लिए, वो मीट करते हैं इस समय, डिस्कस करते हैं और आपके पास करते हैं लेजिस्लेशन में। द स्प्रिंग सेशन डज नॉट एग्जिस्ट विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल पीरियड ऑफ लेजिस्लेशन एक्टिविटी। तो स्प्रिंग सेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कौन सा सेशन जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार इन तीनों सेशंस के बारे में भी देख लेते हैं, कब बजट सेशन आता है, कब मॉनसून आता है और कब विंटर आता है। तो बजट सेशन जो है ये फर्स्ट सेशन होता है हर एक साल का। तो आपको पता है एवरी फर्स्ट ऑफ द फरवरी को हमारा बजट जो है वो पेश किया जाता है। तो कब से कब तक चलता है ये, फरवरी से लेके मई तक हमारा बजट सेशन रहता है, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेशन और इंक्लूडेड द प्रेजेंटेड ऑफ एनुअल बजट। तो सबसे लंबा जो सेशन है वो बजट सेशन ही होता है। उसके बाद मॉनसून सेशन आपका स्टार्ट होता है जुलाई से लेके सितंबर तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मॉनसून सेशन इंडिया में होता है, इसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज होती हैं, डिस्कशन होता है हमारे बिल को लेके, नेशनल पॉलिसीज को लेके। उसके बाद आपका अगला सेशन आता है विंटर सेशन। तो विंटर सेशन जो है ये आपका कब चलता है, नवंबर एंड दिसंबर के टाइम पे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेशन आपका ही रहता है। इसमें हमारी कुछ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज होती हैं, इंट्रोडक्शन और डिस्कशन होता है कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर, क्लियर। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन, इफ देयर एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम की सबसे लॉन्गेस्ट सेशन कौन सा होता है, तो आंसर विल बी बजट सेशन। और सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया, दैट इज विंटर सेशन। सिर्फ आपका ये नवंबर एंड दिसंबर तक ही रहता है, उसके बाद आपका ये एंड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनी पॉलिटिकल पार्टी कुड बी रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो पार्टीज है वो नेशनली रिकॉग्नाइज पार्टीज है। एटलीस्ट जो फेमस पार्टीज है उनके बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज बीजेपी, सेकेंड वन इज कांग्रेस, थर्ड वन कौन सी है, आम आदमी पार्टी। तो ये तीन पार्टीज अभी नेशनली रिकॉग्नाइज पार्टी हैं। तो किसी भी पार्टी को नेशनली रिकॉग्नाइज होने के लिए कुछ कंडीशन और क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपने कोई एक पार्टी बनाई और आप उसको नेशनल और स्टेट लेवल पे ले जा रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल की पार्टी बनाने के लिए स्टेट लेवल के क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे और नेशनल लेवल की बनाने के लिए नेशनल लेवल के क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है। ये रिकॉग्नाइज होती है स्टेट पार्टी, एटलीस्ट 4 स्टेट में आपकी जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी होनी चाहिए। सेकेंड इज इफ 4% ऑफ वैलिड वोट इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लास्ट वन इज इट विन 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड जनरल इलेक्शन फ्रॉम 3 स्टेट। तो आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, आपको क्या ऐसे इनमें से क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं ताकि आपकी जो पार्टी है वो एज ए नेशनल पार्टी आपकी रिकॉग्नाइज हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है। हमारी एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ही वो बॉडी है जिसका काम इलेक्शन को भी कंडक्ट करवाना है सेंटर और स्टेट लेवल पे, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रजिस्टर और अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी। ये इसी का ही काम है, इलेक्शन कमीशन की बॉडी का ही, ठीक है। The condition of being listed as the national or state party is specified under the election symbol reservation and allotment order of 1968। तो इसके अंदर आपका बताया गया है सारे कि किस तरह से किसी भी पार्टी को हम लोग नेशनल और स्टेट पार्टी बोलेंगे, कौन सा उसको सिंबल दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्ट और ऑर्डर के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकली पार्टी को आपका नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। सिक्योर करने होंगे एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट, जो भी आपके और 4 और मोर स्टेट में जनरल इलेक्शंस में हाउस ऑफ पीपल टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको आपका इन एडिशन क्या करना होगा, विन करने होंगे एटलीस्ट 4 सीट्स इन दी हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम दी एनी स्टेट। उसके अलावा इट विन एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स, 2% of seats in the house of people and 11 seats in the existing house within the 543 members, and these members are elected for the at least 3 different state, ठीक है। तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 स्टेट में होना चाहिए, तो आंसर विल बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 0R पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है ना, वहां पर आपका पूरा जो टाइम है वो डिवाइडेड है। किस समय आपका मॉर्निंग में कौन सा सेशन होगा, आफ्टरनून में कौन सा सेशन होगा और ब्रेक टाइम कौन सा सेशन में होगा। तो यहां पर बोला है कि जो 0R है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कहां से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और इंडिया की कौन सी कंट्री है जहां से हमने 0 आवर्स का पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट लिया है।
इसके लिए ना आप एक बार इस मैप को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है एक्चुअल में पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले जो है 11 o'clock से, सुबह 11 से आपका ये सेशन शुरू होता है। तो पहला जो सेशन होता है वो होता है आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन आवर्स में जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं ना, दे कैन रेज द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं स्टार क्वेश्चन, कुछ होते हैं आपके अनस्टार क्वेश्चन एंड कुछ होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन वो होते हैं जो आप ओरली पूछ सकते हैं, और अनस्टार क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप रिटन लिखकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्या होता है जिसमें आपको कुछ टाइम देना पड़ता है अपने उस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। तो 11 to 12 के टाइम पे हमारा कौन सा आवर चलता है, क्वेश्चन आवर। तो 12 से लेके 1 के बीच में जो टाइम चलता है इसको हम कहते हैं जीरो आवर। समझ में आ रहा है? तो जीरो आवर कहां पर लाइक करता है। अब उसके बाद 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का जो टाइम है, यहां पर आपके गवर्नमेंट बिजनेस यानी कि लेजिस्लेशन बिजनेस प्रोसेस होता है। उसमें भी अलग अलग टाइम है। राज्यसभा का जो है वो 5 बजे तक ही रहता है और लोकसभा आपकी 6 बजे तक काम करती है। तो इस टाइम में जो ये 2 से लेके 5 और 6 तक का टाइम है, यहीं पर ही आपके लॉ बनते हैं, यहीं पर ही आपका बजट पास होता है। उससे पहले आपके 2 चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन आवर और आपका जीरो आवर। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का जो स्टार्टिंग टाइम है, जो आर है, वो होता है आपका क्वेश्चन आवर, देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है जीरो आवर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जीरो आवर कहां से लिया गया है, कौन सी कंट्री से आपका लिया गया है। तो आंसर होगा इसका आपका, देखो जीरो आवर पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट कहां दिया गया है, इंडिया से लिया गया है। अंडर दी एमपीज कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इस जीरो आवर में क्या होता है ना, जीरो आवर का टाइम होता है, इसमें जो एमपीज हैं जितने भी, वो आपके रेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जीरो आवर जो है वो स्टार्ट कब होता है, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, देखो जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर खत्म होता है तुरंत नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है जीरो आवर। इस जीरो आवर्स में आपको कोई भी स्टार अनस्टार की कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी एमपीज हैं दे कैन डायरेक्टली रेज द क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होता है उसके बाद, एंड लास्ट कब तक रहता है, एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे का मतलब क्या है, टिल दी 5 इन दी लोकसभा, राज्यसभा एंड 6 इन दी लोकसभा। तो जैसे ये शुरू हुआ ये टाइम पीरियड, तो ये आपका लास्ट तक रहता है, जब तक आपका पूरा उस दिन का डिस्कशन चल रहा है। इट टेक्स अप दी, इन अनदर वर्ड, द गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा नोन एज द जीरो आवर। समझ रहे हो, ये आपका क्वेश्चन आवर हुआ, दिस इज द क्वेश्चन आवर। यहां से लेके जो आपका एजेंडा है, जिस चीज के ऊपर आज डिस्कशन होना है, इसके बीच के इस गैप को हम लोग कहते हैं जीरो आवर, ठीक है। तो जीरो आवर्स में कोई भी एमपीज अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही है, तो वहीं से ही लिया गया है। तो आंसर विल बी इंडिया, ठीक। चलिए, तो क्लियर हो रहा है ना, ये देखिए कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई कि आप एक बार पढ़िए, स्कोर करने की कोशिश करिए। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कैसे करती है, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, 2/3 मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ द मेंबर। बताइए, खुद से सोचिएगा एक बार और आंसर देने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। एक बार आप ट्राई करिए खुद से कि क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही हैं कि कैसे अमेंड करेगा वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रोविजंस के लिए, उसको कितने मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है, तो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन बाय दी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से ही आपका अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आई ना, तो ये कहां पर मेंशन है, 8th शेड्यूल में और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से आर्टिकल से कवर होते हैं, आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक आपके आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है वेटेड है किससे, 8th शेड्यूल से। तो आर्टिकल जो 344 और 351 है, तो देखो आर्टिकल 344 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 351 है ये प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस टू डेवलप it so that it may serve as the medium of expression for all the element of composite culture of India। तो आंसर क्या होगा इसका आपका, 1 is the correct answer। तो 1 क्या था यहाँ पर हमारा, सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर की हेल्प से ही कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहाँ पर मेंशन है, 8th शेड्यूल में हमारी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में बताया है आपको, ठीक है। चलिए अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में देखो। यहाँ पर जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कंसिस्ट करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यहाँ पर मैंने कुछ लैंग्वेजेस लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू, नॉट नेसेसरी कि आपको सारी लैंग्वेजेस याद करनी है, आपको बस ध्यान रखना है कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको चाहिए, जो बाद में ऐड करी गई है 21st अमेंडमेंट से, तो सिंधी करी गई है। उसके बाद 71 अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली करी गई है।
और 92 अमेंडमेंट एक्ट से बात करें तो बोडो, डोगरी, मैथी और संथाली जो है वो आपकी ऐड करी गई। तो आप बस ये देख लेना कौन से अमेंडमेंट से बाद में कौन सी ऐड करी गई है। ओरिजिनली इनिशियली पहले 14 थी, बाद में ये सब आपकी ऐड करी गई, तो अभी प्रेजेंट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1977 an act was passed to the govern the salary and allowances of which of the following position। बताइए किससे होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल। एटलीस्ट ट्राई करिए, बिकॉज जो कंसेप्ट हो गए हैं उनको आपको एक बार ट्राई करना है कि कहां तक आप कर पा रहे हैं और कितना उनको कर पा रहे हैं। ठीक है, बताइए मुझे 1977 में जो एक्ट पास हुआ था गवर्न सैलरी एंड अलाउंसेस को किसकी पोजीशंस के लिए हुआ था। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट आर गवर्न बाय द एक्ट पास बाय द फर्स्ट टाइम बाय द पार्लियामेंट इन 1977 में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन कौन आते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। हर एक हाउस के अंदर आपका एक अपोजिशन होता है, जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिशन में रहते हैं। तो जो कौन होते हैं अपोजिशन में वो होते हैं, वो लीडर्स होते हैं लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट। मतलब उनके जितनी मेंबर हाउस की सीट है उसके एटलीस्ट 1/10 मेंबर होने चाहिए, तभी आप अपोजिशन पार्टी बन सकती है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस के, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो जब भी कोई बिल पास होता है तो जरूरी है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेगा तो वो बिल क्या होगा, एकदम से पास हो जाएगा। बट लीडर ऑफ अपोजिशन का होना जरूरी है ताकि सो दैट वो काउंटर क्वेश्चन कर सकें। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेगा तो जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी आपकी, वो किसी भी बिल को कभी भी चाहे पास कर सकते हैं, बिकॉज उसको जितनी लोगों की एग्रीमेंट की जरूरत है वो सारे के सारे उसी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीडर ऑफ अपोजिशन का। हिज मेन फंक्शन आर टू प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज, जो मैंने आपको बताया, ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। तो इसका काम ही यही है कि वो रेडी रहती है एज एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए, और इसका काम ही है कि वो क्रिटिसाइज करेगी जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट इन। पहला लोकपाल बिल आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एक बार जरा देखिए आप, ईयर क्या है, 1971, 1967, 1968 या 1972। बताइए कब पहली बार जो है आपका लोकपाल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। देखते हैं, आंसर इज 1968। तो जो लोकपाल बिल है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। ये एक वर्जन है जो कि इनेक्ट किया गया था 2013 में, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था 2010 में फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो जस्टिस कौन थे उसमें, ध्यान रखना, पिनाकी चंद्रा घोष, ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे लोकपाल के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको मार्क कर देती हूँ मैं, आप ध्यान रखना। पिनाकी चंद्रा घोष जो थे फर्स्ट चेयरपर्सन थे लोकपाल के। तो जो जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष हैं ये फॉर्मल जज भी थे आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ही वॉज ऑल्सो द सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई एक बॉडी है, उसके भी आपके ये सिटिंग मेंबर्स थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी पार्लियामेंट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बट यहाँ पर मेरे को आंसर दीजिए, किसका पूछा है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी है, 250, 260, 300 या 225। ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। 220 है, 225 है, 260 है या 300 है। लेट्स डिस्कस। तो जो मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ है, देखो किसी भी घर के बैठने की मैक्सिमम लोगों की कैपेसिटी होती है, उतने ही तो मैक्सिमम मेंबर्स को आप बिठा सकते हो। आप कम मेंबर रह सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो नहीं रह सकते, समझ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी क्लासरूम में 100 चेयर है, 100 बच्चों के बैठने की स्ट्रेंथ है, तो 90 बच्चे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 110 बच्चे नहीं बैठ सकते, बिकॉज उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी 100 ही है। सेम ऐसे ही राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो आपकी है 250, बट अभी 250 के 250 सीट्स जो है वो फिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कम बैठ सकते हैं बट मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 80 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि जो मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ है अपर हाउस की, पार्लियामेंट की, लोक राज्यसभा की, वो कितनी है, 250 है। तो जो 250 मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं ना, ये कहाँ से आएंगे बताओ, कुछ स्टेट से आएंगे, कुछ आपके यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया अभी करंटली हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, 245, यानी कि 5 सीट्स जो है वो लेफ्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 250 की 250 सीट फिल करनी है, बट आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो 245 हम कर सकते हैं, 5 सीट जो है वो लेफ्ट है।
ऑफ विच 233 जो है वो इलेक्टेड है कहां से, लेजिस्लेटिव स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, और रिमेनिंग 12 जो है वो नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चेयरमैन का। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, जो होल्ड करते हैं ऑफिस कब तक, वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखो जो राज्यसभा का हेड होता है उसको हम कहते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन बनने के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कंट्री के वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में। अब देखिए आगे क्या है, करंटली कौन है अभी हमारे, जगदीप धनखड़ अभी हमारे प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, तो यही हमारे चेयरमैन भी होंगे कहाँ के, राज्यसभा के। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, प्लीज ट्राई करो। KS हुक्म, उसके बाद MA, उसके बाद लास्ट इज गणेश मावलंकर, GV मावलंकर के नाम से ये बहुत फेमस है, और मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थे, बताइए तो। यस, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया इज GV मावलंकर, GV मावलंकर थे। तो GV मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे हमारे लोकसभा के। GV मावलंकर को कंसिडर करते हैं फादर ऑफ लोकसभा बिकॉज फर्स्ट में यही स्पीकर थे। ये पॉपुलरली नोन है दादा साहेब के नाम से। तो स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, प्रोविजंस कब से स्टार्ट हुए थे, 1947 से 52 में। इन्होंने आपका सर्व किया था स्पीकर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, कब से, 1937 से लेके 46 तक। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। फर्स्ट लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1952 में, ध्यान रखना 1952 में हमारी फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सबसे पहली बार। दादा साहेब के नाम से कौन फेमस है, ध्यान रखेंगे, GV मावलंकर, गणेश मावलंकर को दादा साहेब के नाम से भी पॉपुलरली नोन है। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्यों ये आपका फेमस है ये पर्सन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगर एग्जाम में आता है फर्स्ट स्पीकर, ठीक है, अगर पूछते हैं फर्स्ट स्पीकर तो आंसर क्या करेंगे, GV मावलंकर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, ये मेल थे, ठीक है, तो आंसर में आएगा फर्स्ट मेल स्पीकर ऑफ इंडिया। अगर यहां पे आता है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडिया थी आपकी मीरा कुमार। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन इसी में प्रेजेंट स्पीकर ऑफ इंडिया, तो आंसर विल बी ओम बिरला। ध्यान से देखिए एक बार तीनों पॉइंट्स को जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्पीकर मेल में GV मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर जो फीमेल थी इंडिया में मीरा कुमार, उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ प्रेजेंट स्पीकर ऑफ इंडिया ओम बिरला। तो अभी हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ध्यान रखना स्पीकर अपनी पोस्ट तब तक नहीं छोड़ता है जब तक न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पूरी लोकसभा आपकी हाउस छोड़ के चली जाती है बट स्पीकर नहीं छोड़ता है। स्पीकर कब तक नहीं छोड़ता है, जब तक नई लोकसभा आपकी इलेक्ट होके नहीं आएगी तब तक आपका स्पीकर रहेगा वहां पे हाउस में। ठीक है, तो अभी हमारे ये हैं, जब अब नई लोकसभा एंटर करेगी उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे फ्रेश, देन द नेम विल बी चेंज। तो ओम बिरला की जगह पे जो नए बनेंगे हमको उनका नाम ध्यान में रखना है, बट अभी के लिए हमारे कौन है, ओम बिरला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर क्या होता है, हेड होता है। कहाँ के हेड होते हैं ये, लोकसभा के। ठीक है, तो लोकसभा के हेड को हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्पीकर। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, प्लीज एक बार सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। एग्जाम में आएगा लोकसभा के हेड, तो आंसर विल बी स्पीकर। राज्यसभा के हेड, आंसर विल बी चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आएगा कि क्या अभी हमारे ये स्पीकर चेंज हो गए, नो, ये कब तक रहते हैं, जब तक न्यू स्पीकर आपका अपॉइंट होगा तब तक ओम बिरला जी अपनी पोजीशन पे रहेंगे। जब नई इलेक्शन आएगी तो स्पीकर हमारे इलेक्टेड होते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। स्पीकर जो है ये इलेक्टेड होते हैं, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है ना उसी को आपका बनाया जाता है स्पीकर। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, ओथ दिलाई जाती है सारे मेंबर्स के हाउसेस को, बट जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसी को बनाया जाएगा, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं आपके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था ना आपका चेयरमैन वाला, ये राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा के जो हेड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, आपके चेयरमैन कहते हैं। तो चेयरमैन क्या होते हैं,
चेयरमैन आपके अपॉइंटेड नहीं होते हैं, ये चीज आपको मैं बताना चाह रही हूँ, अपॉइंटेड नहीं होते हैं। जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा को हम लोग क्या भी बोलते हैं, अपर हाउस। तो ये चीजें यहां पर आपको क्लियर हुई थोड़ी सी, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज लोकसभा, व्हाट इज राज्यसभा। तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने कमेंट्स में मुझे अपने सजेशंस देना। इफ यू वांट कि मैं पूरा पार्लियामेंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊं तो जस्ट मेंशन योर डाउट, क्वेरी, एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। तो आने वाले सेशन में मैं आपको कंप्लीट पार्लियामेंट के बारे में बता दूंगी कि पार्लियामेंट में एक्चुअली होता क्या है, कैसे प्रोसीजिंग होती है, कौन हेड होते हैं, क्या होता है, सब कुछ, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम में आए तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आने वाले नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ इन बिटवीन। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।